Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. So welcome to the most awaited session of this year and that is nationalism in India सिर्फ 20 मिनट में. पूरा का पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी आज हम 20 मिनट में करने वाले हैं. नॉट जस्ट दैट, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे. फाइनली माई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू फुलफिल इट एंड मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स दूंगी. उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. जो बच्चे जल्दी जल्दी रिविजन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है, वैसे होगी नहीं पर अगर लगती है, यू कैन ऑलवेज वॉच दिस वीडियो इन 1.25x स्पीड. ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो. अगर अभी तक नहीं दिया है तो गाइस वहीं पर है एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया. फ्री है और वीडियोस लाऊंगी अगर सब्सक्राइब करोगे तो. चलो शुरू करते हैं. नाउ गाइस, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे काफी सालों तक रूल किया. एक पॉइंट पे हमें ये रियलाइज होने लगा कि हमारा अगर एकमात्र कोई दुश्मन है तो वो ब्रिटिशर्स ही है. आपका जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 और 1918 के बीच में, जिसमें इंडिया ने डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया था बट ब्रिटेन ने लिया था. और जब आप वॉर में पार्ट लेते हो तो आपका काफी खर्चा होता है, सोल्जर्स पे, खाने पे, वेपन्स पे. ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इस खर्चे को पूरा किया जाए बाय यूजिंग इंडियन मनी. तो उनका क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, देयर वाज अ ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर, इसीलिए उन्होंने इंडिया के टैक्सेस इंक्रीज किए. यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज की, इनकम टैक्स का नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया. अब उनको सोल्जर्स की भी जरूरत थी जो बिल्कुल रेडी थे मरने के लिए, तो उन्होंने फोर्सफुली हमारे विलेजर्स को रिक्रूट करना शुरू किया इन देयर आर्मी. राइट. अच्छा, इस टाइम पे हमारी किस्मत और भी थोड़ी खराब हो गई क्योंकि हमारी कुछ क्रॉप फेलियर्स हो गए थे, बैड हार्वेस्ट हो गया था और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल रहा था. एक तरीके की बीमारी फैल रही थी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भूखमरी से, बीमारी से मर रहे थे. ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि वी वर वेरी एंग्री विद द ब्रिटिश. एक तो टैक्सेस पे करने थे, लोग भी भूखमरी से मर रहे थे, खाना भी कम हो गया था, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था हमारे देश में, हमें उनके आर्मी में भी रिक्रूट किया जा रहा था. ऐसे सिचुएशन में हमको जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की एंड वो स्ट्रॉन्ग लीडर आए इन द फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी इंडिया में आते हैं 1915 पे, पर खाली हाथ नहीं आते. अपने हाथ में वो दो वेपन लेके आते हैं. एक वेपन का नाम है सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब सत्य प्लस आग्रह. सत्य मतलब ट्रूथ, आग्रह मतलब होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ. गांधी जी का ये मतलब था कि अगर आप सच बोल रहे हो, अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़े हो, तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है. आप अपने सच के बल पर उस अन्याय को, उस इनजस्टिस को, अपने एनिमी को नीचे गिरा सकते हो. सो हिज टू वेपन्स वर सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. उनका ये मानना था कि इन अ नॉन वायलेंट वे विदाउट फिजिकल फोर्स हम अपने एनिमी को हरा सकते हैं. इन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंटेशन भी की थी साउथ अफ्रीका में, जब उन्होंने अपार्थीड, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम था, उसके अगेंस्ट वहां लड़ाई की थी. अब इंडिया में आते ही उन्होंने केक खाया. केक क्या होता है? CAKE, दैट इज चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा. 3 तरीके के सत्याग्रह किए. चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया इंडिगो वर्कर्स के लिए, इंडिगो फार्मर्स के लिए. खेड़ा में उन्होंने किया पेजेंट्स के लिए क्योंकि वो हाई रेंट से परेशान थे. अहमदाबाद में उन्होंने किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. अच्छा, इसके बाद जब ब्रिटिशर्स जो है, काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी इंडिया में, गांधी जी भी बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने डर के मारे एक नया एक्ट पास किया कॉल्ड द राउलेट एक्ट ऑफ 1919. इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाती है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी जो थी, उसमें कुछ इंडियंस भी थे. उन इंडियंस ने मना किया था कि देखो राउलेट एक्ट पास मत करो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जल्दी जल्दी राउलेट एक्ट पास किया, जिसमें जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स, उनको बहुत ज्यादा पावर
ऑर्डर दी गई टू अरेस्ट एनी सत्याग्रही, एनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फॉर 2 years विदाउट ड्यू ट्रायल। मतलब आपको जेल डाला जा सकता था और दलील का या वकील का आपको चांस नहीं दिया जा रहा था। नो दलील, नो वकील, नो अपील, है ना, ये भी बोला जाता है राउलेट एक्ट को। तो ऑब्वियसली इसे गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, काफी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने कहा ये ब्लैक एक्ट है, इस एक्ट से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। तो गांधी जी ने राउलेट एक्ट के अगेंस्ट एक हड़ताल, एक राउलेट सत्याग्रह प्लान किया, जिसमें उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें वो स्ट्राइक पे गए, शॉप्स को क्लोज डाउन किया गया, राइट। अब 10 अप्रैल को जो अमृतसर की पुलिस थी, उन्होंने काफी ब्रूटली और वायलेंटली इस छोटे से पीसफुल मूवमेंट को सप्रेस किया। जनरल डायर ने उसके बाद अमृतसर में मार्शियल लॉ इम्पोज किया। मार्शियल लॉ इम्पोज करने का मतलब है कि वहां पर कर्फ्यू लग गया, ज्यादा लोगों का मिलना जुलना अब अलाउड नहीं था। इस टाइम पे होता है आपका वेरी वेल नोन जलियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल को कुछ लोग, औरत, आदमी, बच्चे जो है बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए मिलते हैं इन अमृतसर, इन द जलियांवाला बाग। जनरल डायर को इसके बारे में पता चलता है कि कर्फ्यू को भंग करते हुए, कर्फ्यू को डिसोबे करते हुए लोग मिल रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट इन इंडियंस, कि इंडियंस डरे, सोए तो उनको रात को डर लगे कि ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, जहां उन्होंने द ओनली एंट्री और एग्जिट को लॉक किया और ओपन फायर कर दिया निहत्थे लोगों के ऊपर। जो लोग जिनके पास वेपन्स भी नहीं थे, पीसफुल थे, उनके ऊपर उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी, राइट। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, this was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा लोगों को दबाने की कोशिश की, लोगों से सलाम बुलवाया ब्रिटिशर्स के लिए, उनकी नाक रगड़वाई सड़क पे। तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे हमारे देश के लोग और गांधी जी भी। गांधी जी के दिमाग में आ रहा था कि मुझे एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लाया जाए। और उनके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स पार्ट लेता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, जो ब्रिटिशर्स की जो ग्रुप है वो जीत जाती है। जो डिफीट होती है उसमें से एक होता है ऑटोमन एम्पायर, दैट इज प्रेजेंट डे टर्की। अब ऑटोमन एम्पायर के हेड होते हैं खलीफा। खलीफा को सारे मुस्लिम्स के लीडर भी माना जाता है, इंडियन मुस्लिम्स भी खलीफा को अपना लीडर समझते हैं। अब ये र्यूमर फैलने लग गई कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये बहुत हार्श पीस ट्रीटी लगा रहे हैं खलीफा पे, उनकी पावर उनसे ले रहे हैं, उनकी टेरिटरी उनसे ले रहे हैं। इससे इंडियन मुस्लिम्स खुश नहीं थे। सोचो ना, आपका लीडर है, उससे पावर ली जा रही है, आपको गुस्सा आएगा। तो इंडियन मुस्लिम्स को भी गुस्सा आया। इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिलकर एक खलीफा का कमिटी बनाया, खलीफा कमिटी इन बॉम्बे इन मार्च 1919। जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो उनको लगा ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू लॉन्च अ मूवमेंट जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई बनके साथ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। वो इन दो भाइयों के पास गए और उन्होंने कहा कि चलो कांग्रेस सेशन में चलो। कैलकाटा सेशन हुआ इन सितंबर 1920, जहां पर ये प्रपोज किया गया कि क्यों ना हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करें इंडिया में, जहां पर स्वराज का इशू, मतलब स्वतंत्रता का इशू भी खड़ा किया जाएगा और क्या कहते हैं आपका खिलाफत का इशू भी खड़ा किया जाएगा, राइट। कुछ लीडर्स कन्विंस से, कुछ लीडर्स अभी भी थोड़े से डोलड्रम्स में थे कि क्या हमें मूवमेंट करना चाहिए या नहीं। कुछ लीडर्स का ये मानना था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने की जगह हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि काउंसिल इलेक्शंस में अगर हमने पार्ट नहीं लिया तो हमारे हाथ में कभी पावर नहीं आएगी, है ना, इंडिया की पावर हमारे हाथ में नहीं आएगी, अंदर से भी हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर वार कर सकते हैं। तो इस बात पे काफी चर्चाएं होने लगी। गांधी जी ने बोला कि देखो, ब्रिटिश राज इंडिया में इसीलिए आया है क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन एम है कि हम वी स्टॉप कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स। उनका था मतलब कि हम अपने टाइटल्स जो सरकार ने हमें दिए हैं उसको सरेंडर किए, जैसे भारत रत्न इस टाइप के टाइटल्स मिलते हैं ना सरकार से, तो वो रिकग्निशन सरेंडर किए, वो त्याग दे। उनका था कि जो आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सब बॉयकॉट कर दे। अल्टीमेटली इंडियन पुलिस ही इंडियंस को मार रही थी,
है ना, ब्रिटिशर्स के अंडर थी वो, राइट। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा लेजिस्लेटिव इलेक्शंस बॉयकॉट करना पड़ेगा, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करना पड़ेगा, खादी यूज करना पड़ेगा। तो दिसंबर 1920 में फाइनली कांग्रेस सेशन होता है नागपुर में, जहां पर सारे मेंबर्स समझ जाते हैं कि ठीक है भाई, नॉन कोऑपरेशन एडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। ऑलराइट, अब ये मूवमेंट स्प्रेड कैसे होता है, वैसे यहाँ पता नहीं लिखा नहीं है, बट जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग लॉन्च कर देते हैं। अब ये मूवमेंट स्प्रेड कैसे होता है, टाउन्स की बात करें तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन काफी जोरों में होता है। स्टूडेंट स्कूल जाना बंद कर देते हैं, लॉयर्स लॉ ऑफिसेज जाना बंद कर देते हैं, टीचर्स भी कॉलेजेस जाना बंद कर देते हैं, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट होता है, लिकर शॉप्स पिकेट होती है, खादी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाता है, इतना ज्यादा कि फॉरेन एक्सपोर्ट जो आते थे वो हाफ हो जाता है 1921-22 पीरियड में, है ना। हाउएवर ये मूवमेंट, अच्छा इसमें काउंसिल इलेक्शंस भी बॉयकॉट होते हैं एक्सेप्ट फॉर द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। इस टाइम पे मूवमेंट स्लो डाउन होने लगता है थोड़े से टाइम में, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं होते यार। थोड़े टाइम तक आप स्कूल ना जाओ, फिर कुछ और भी तो होना चाहिए ना जहां आप जा सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस ना होने के वजह से लोग वापस से ऑफिसेज ज्वाइन बैक करने लगे। खादी बहुत ज्यादा महंगी थी एज कंपेयर टू मशीन मेड प्रोडक्ट्स, इसके वजह से भी। सो द मूवमेंट इन द टाउन स्टार्टेड स्लोइंग डाउन। फिर हम आते हैं गांव में, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो गांव में गाइस आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहले तो समझो कि स्वराज का मतलब गांव वालों के लिए बहुत अलग था। उनके लिए स्वतंत्रता थी, बड़े जमींदार, बड़े तालुकदार से स्वतंत्रता। तो जो छोटे फार्मर्स थे उनकी दुविधा ये थी, उनकी मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में ये थी कि यार हमारे पास लैंड नहीं है, लैंड के ऊपर टेन्योर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हमसे बेगार वर्क कराया जाता है, बेगार काम कराया जाता है, और तनख्वाह नहीं दी जाती है ना, हमसे बहुत हाई रेंट मांगा जाता है। तो उनके लिए ब्रिटिशर्स दुश्मन नहीं थे, उनके लिए बड़े जमींदार और तालुकदार दुश्मन थे। तो जब उन्होंने गांधी के स्वराज के बारे में सुना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो उनको लगा कि हमें तो लड़ना है बड़े बड़े जमींदार और तालुकदार से, राइट। तो उन्होंने नाई धोबी बंद शुरू किया। नाई धोबी बंद मतलब कि हम लोग बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े तालुकदार को ना बार्बर देंगे और ना ही वॉशरमैन, खुद कपड़े दो और खुद अपने बाल काटो। इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा रामचंद्रा जो फार्मर्स के, पेजेंट्स के लीडर थे, उन्होंने मिलके एक सभा एस्टैब्लिश की कॉल्ड द औध किसान सभा। औध किसान सभा इतनी पॉपुलर हो गई कि उसकी 300 क्या कहते हैं उसको, ब्रांचेस बन गए इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। हाउएवर गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि छोटे फार्मर्स क्योंकि बहुत वायलेंट होने लगे, बड़े बड़े जमींदारों के घर में जाने लगे, वहाँ लूटपाट मचाने लगे, तो ये मूवमेंट भी थोड़ा सा फिजल आउट होने लगा। कांग्रेस सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था छोटे फार्मर्स को। फिर हम आते हैं गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर होता है ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल्स भी ब्रिटिशर्स से परेशान थे बिकॉज ऑफ हॉरिबल कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, जहाँ पर उन्हें फॉरेस्ट के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। तो जब उन्हें इस स्वराज के बारे में पता चला तो उनके लीडर एल्यूरी सीताराम राजू, जो गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने कहा कि हम भी इस मूवमेंट में पार्ट लेंगे। However, he believed कि देखो फ्रीडम तो हमको नॉन वायलेंट वे में नहीं मिल सकती। ये मानते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हम लोगों को खादी पहनना चाहिए, पर वो ये भी मानते थे कि वायलेंस से ही हमको स्वतंत्रता मिलेगी। तो काफी वायलेंट हो गया था पूरा ट्राइबल मूवमेंट, गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया था, ब्रिटिश पुलिस स्टेशन, ब्रिटिश लोगों को इन लोगों ने काफी मारा। फाइनली राजू को कैप्चर किया गया 1924 में एंड उनके एग्जीक्यूशन के बाद, उनके मरने के बाद ट्राइबल्स का मूवमेंट भी थोड़ा सा हल्का पड़ने लगा। अब हम आते हैं प्लांटेशंस पे। प्लांटेशंस में क्या होता था कि लोग एक ही, मतलब जैसे टी गार्डन प्लांटेशन, कॉफी गार्डन प्लांटेशन, वहां पर जो वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब था फ्रीली मूविंग वेर एवर दे वॉन्ट। ऐसा क्यों था? एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट हुआ करता था ऑफ 1859, अकॉर्डिंग टू विच plantation workers were not permitted to leave the plantation without prior permission, है ना। और वो परमिशन दी नहीं जाती थी, बेचारे अपने गांव भी नहीं जा पाते थे, है ना। काफी साल हो गए थे, बेचारे काम कर रहे थे और बहुत कम पैसों में कर रहे थे। तो जब उन्हें पता चला कि गांधी जी का स्वराज आ रहा है तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता आ गई है, तो सबने मिलकर जो है प्लांटेशन छोड़ के रेलवे स्टेशन चले गए कि अब तो हम अपने गांव में जाएंगे, बीवी बच्चों से मिलेंगे।
अनफॉर्चुनेटली उनको पकड़ लिया गया और बहुत मारा गया और वापस प्लांटेशन भेज दिया गया। ऑल राइट, ओके, नाउ एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अनफॉर्चुनेटली अगले ही साल, एक ही साल से भी कम चला ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट वायलेंट होने लगा। एंड द लास्ट स्ट्रॉ वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ गोरखपुर। चौरी चौरा में क्या हुआ, एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने काफी वायलेंटली उसको सप्रेस करने की कोशिश की, तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने दूसरा गाल दिखाने की जगह वहां पर एक पुलिस स्टेशन था उसको जला के वहां 22 पुलिसमैन को मार दिया। गांधी जी को रियलाइज हुआ कि इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर स्वराज, दे आर नॉट रेडी फॉर अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, एंड दैट इज व्हाई ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं 1920s के पॉलिटिक्स में। 1920s में कांग्रेस दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था मॉडरेट्स, या जैसे मोतीलाल नेहरू जी, पुराने लोग जिनको ये लग रहा था कि हमें काउंसिल इलेक्शंस करना चाहिए, हमें धीरे धीरे स्वराज मांगनी चाहिए। और एक दूसरा स्टैंड ऑफ कांग्रेस था जो रैडिकल्स थे और जो यंगर लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका ये मानना था कि काउंसिल इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए तो क्रांति, मास एजिटेशन, रेवोल्यूशन, है ना। तो कांग्रेस इस तरीके से डिवाइडेड थी। तो 1920s की पॉलिटिक्स क्या डिफाइन करता है, दो चीजें डिफाइन करती है। पहला है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऑलराइट, पहला है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा है कमिंग ऑफ द साइमन कमीशन। पहले समझते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात। अब इतना ही समझ लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो गए थे, उन पे पैसा नहीं बचा था। पैसे के साथ ही आप देश को चला सकते हो, तो उन्होंने अमेरिका से काफी लोन कर लेना शुरू कर दिया। जब अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश किया, वहां का मार्केट क्रैश किया, तो यूरोप का मार्केट भी क्रैश कर गया। यूरोपियन लोगों के पास पैसे नहीं बचे, तो इंडिया जहां से काफी सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हुआ करता था, यहां पर एक्सपोर्ट्स होने बंद हो गए। तो एग्रीकल्चरल डिमांड जो थी वो कम हो गई, तो प्राइसेस बढ़ गए, है ना, प्राइसेस भी कम हो गए एग्रीकल्चरल गुड्स के। तो हमारे जो फार्मर्स थे, क्योंकि वो कुछ बेच नहीं पा रहे थे, इसीलिए उनकी भी काफी बुरी हालत हो गई और वो भी काफी गुस्से और परेशानी में थे। दूसरा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था इंडिया में अंडर सर जॉन साइमन, एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में कुछ चर्चा करेगी। अब इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिससे इंडियंस काफी परेशान और गुस्सा थे और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, गो बैक साइमन। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। तो ये जो दो इंस्टेंसेस थे, इससे क्या हुआ कि कांग्रेस का जो रैडिकल ग्रुप था, जवाहरलाल नेहरू जी वाला ग्रुप, उसको ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। इसलिए भी मिला क्योंकि जब गो बैक साइमन का पूरा मूवमेंट चला, लोग सड़क पे उतर आए थे, तब लाला लाजपत राय जी, जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, उनको ब्रिटिशर्स ने लाठी चार्ज करते करते मार दिया था, है ना। तो इस पॉइंट पे जो कांग्रेस के रैडिकल लीडर्स थे वो काफी पॉपुलर हो गए थे, वो काफी पावरफुल हो गए थे। तो दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द कांग्रेस। दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया। 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, पर इतना धूमधाम से नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि स्वतंत्रता होती क्या है। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि हमें एक ऐसा मूवमेंट लाना है जिससे कि लोगों को पता तो चले कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, है ना, जिससे गरीब और अमीर इंसान, हिंदू हो या मुस्लिम, सब जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। इसीलिए ऑन द 31 ऑफ जनवरी 1930 महात्मा गांधी जी ने, जो वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड अर्विन, उनको एक चिट्ठी लिखी विद 11 डिमांड्स। उसमें से सबसे ज्यादा भयंकर डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स क्या है? सॉल्ट टैक्स के हिसाब से ब्रिटिशर्स के पास मोनोपोली थी कि वही लोग जो है सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सॉल्ट के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स भी लगा रखा था। अब आपको पता है कि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है दैट इज कंज्यूम्ड बोथ बाय द रिच एंड द पुअर, है ना। तो सारे लोग इससे काफी पीड़ित थे, तो उन्होंने कहा कि सॉल्ट टैक्स ब्रिटिशर्स का एक ऑप्रेसिव साइड दिखाती है। उन्होंने लॉर्ड जो वाइसरॉय थे लॉर्ड अर्विन, उनको बोला कि अगर आपने मेरी बात 1 महीने में नहीं मानी, तो इस अल्टीमेटम में नहीं मानी, तो मैं एक मूवमेंट लॉन्च करूंगा। लॉर्ड अर्विन ने इग्नोर किया गांधी जी को। सो गांधी जी जो है अपने 78 उन्होंने एक मूवमेंट दांडी मार्च
मार्च लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। सिविल डिसोबीडियंस मतलब लॉ को तोड़ना। तो उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया फ्रॉम साबरमती टू दांडी, 78 फॉलोअर्स के साथ 244 माइल्स वो चले। वहां जाके उन्होंने जो सॉल्ट वाटर है उसको इवेपोरेट किया और सॉल्ट को प्रोड्यूस किया, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड, पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, फॉरेस्ट लॉज वर वायलेटेड। ये मूवमेंट काफी जोरों से चला, बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इसको बहुत ब्रूटली सप्रेस करने लग गए। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, इवन अब्दुल गफर खान, ये सबको जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि यार ये मूवमेंट लंबा चलेगा नहीं। फिर ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के सामने एक प्रपोजल रखा, लॉर्ड अर्विन ने प्रपोजल रखा कि क्यों ना तुम मेरे साथ लंदन चलो फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पर हम बात करते हैं एंड रिटर्न में मैं सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दूंगा। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट कॉल ऑफ किया और वो चले गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने, बट वहां पर टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई, नेगोशिएशंस का कोई फायदा नहीं हुआ। एंड जब वो इंडिया वापस लौटे तो उन्हें धोखा का पता चला, ब्रिटिशर्स का धोखा। एक भी इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज नहीं किया गया था। तो उन्होंने वापस से 1934 में ये मूवमेंट रीलॉन्च करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बोला हम कोई टैप थोड़ी ना है, जब चाहे खोलो जब चाहे बंद करो। लोगों को गुस्सा आ गया था तब तक, तो ये मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ द मूवमेंट, या फिर ये मूवमेंट को कैसे देखा गया पूरे देश में। तो अगर हम गांव में आते हैं तो गांव में जो आपके अमीर पेजेंट्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जैसे पाटीदार्स ऑफ गुजरात और जट्स ऑफ यूपी, वो काफी एक्टिव थे मूवमेंट में। बट अगर आप गरीब पेजेंट्स की बात करो तो गाइस हम वहीं पर आ जाते हैं, जो गरीब पेजेंट्स थे उनके दुश्मन ब्रिटिशर्स नहीं थे, उनके जो दुश्मन थे वो तो बड़े ताल्लुकदार थे, बड़े जमींदार थे। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, दे रेफ्यूज्ड टू सपोर्ट द पुअर पेजेंट्स। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के खुद के लीडर्स जो है जमींदार और ताल्लुकदार हुआ करते थे। वो जमींदार और ताल्लुकदार का सपोर्ट के बिना, पैसों के बिना कैसे मूवमेंट चलाए, है ना। तो यहाँ पर आप देखते हो गाँव में कि बड़े जमींदार की तरफ तो कांग्रेस ने सपोर्ट दिखाया, बट छोटे पेजेंट्स वगैरह के साथ नहीं। बड़े जमींदार और ताल्लुकदार ने बहुत ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था तो वो थोड़े गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनका डिमांड था कि रेवेन्यू कम करो। ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू कम नहीं की और ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया। सो दे वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल क्लास, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ओनर्स, तो इंडस्ट्रियल ओनर्स जैसे पुरुषोत्तम दास, GD बिरला, ये काफी ज्यादा जोरों शोरों में उन्होंने मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इस मूवमेंट में अगर हमें स्वराज मिलता है तो हमारा ही उसमें फायदा है। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश की, कॉल्ड फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन 1927। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें तो गाइस काफी ल्यूकवार्म रिस्पांस था, काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं था, एक्सेप्ट द नागपुर रीजन। 1932 में रेलवे वर्कर्स, शिप डॉक वर्कर्स, सबने पार्टिसिपेट किया। इन लोगों का मेन, अगेन गाइस, जो वर्कर्स थे उनके लिए दुश्मन ब्रिटिशर्स नहीं थे, उनके लिए दुश्मन इंडस्ट्रियल ओनर्स थे जो उनको कम वेजेस देते थे। ऑल्सो कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड पूरा नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वर्कर्स का साइड लेना मतलब इंडस्ट्रियल ओनर्स के अगेंस्ट जाना, एंड उनको, कांग्रेस को इंडस्ट्रियल ओनर्स की पैसे और पावर की जरूरत थी, राइट। सो दैट इज वन अनदर बिग लिमिटेशन। तीसरा कर बात करते हैं हम औरतों के बारे में। तो औरतों का काफी मास पार्टिसिपेशन रहा इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। दे पार्टिसिपेटेड इन मार्चेस, उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, काफी सारे औरत तो जेल तक गई। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली एक सिंबॉलिक ही रहा उनका पार्टिसिपेशन। उनको कांग्रेस में एक प्रॉपर पोजीशन ऑफ पावर नहीं दी गई डिस्पाइट देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगली बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में। जो हमारे लोअर कास्ट हुआ करते थे उनको आपको पता ही है कि बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो कास्ट उनको बैडली ट्रीट किया जाता था। महात्मा गांधी ट्राइड टू चेंज द सोसाइटी के परसेप्शंस, उन्होंने चेंज करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने बोला कि हम ये लोग हरिजन हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। गांधी जी ने खुद बाथरूम साफ किया अपने हाथों से, ये बताने के लिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अंबेडकर ने इस टाइम पे एक नई क्लास एस्टैब्लिश की, कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इन 1930। गांधी जी को लगता था कि समाज हम अपने सोच से बदल सकते हैं, पर जो लोअर कास्ट के लोग थे, अंबेडकर जी जैसे, उन्हें मतलब क्योंकि वो खुद लो कास्ट के थे, उन्होंने बोला कि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। आपकी सोच बदल गई पर समाज की तो नहीं बदली ना।
तो उनका ये बिलीफ था कि पॉलिटिकल लिबरेशन तभी हो सकता है, पॉलिटिकल लिबरेशन से ही हम जो है सोशल लिबरेट होंगे, मतलब समाज की जो प्रेजुडिस है हमारे अगेंस्ट, जो गंदगी है वो तभी खत्म होगी अगर हमें पॉलिटिक्स में पावर दी जाएगी। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता है कि जिन एरियाज में लोअर कास्ट मेजॉरिटी में है वहां पर ओनली लोअर कास्ट विल बी अलाउड टू वोट एंड ओनली लोअर कास्ट पीपल विल स्टैंड अप फॉर इलेक्शंस, है ना, ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बट गांधी जी का मानना था कि अगर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को मान लिया तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंस से पहले ही बट जाएगा। तो इसीलिए पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जहां पर प्रॉमिस किया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो हम नहीं देंगे लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद रिजर्वेशन जरूर देंगे प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जनरल इलेक्टोरेट होगा, रिजर्वेशन होगा, जो आज चलता आ रहा है। अब हम आते हैं मुस्लिम्स की तरफ। तो गाइज मुस्लिम्स भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करने लगे, क्यों? क्योंकि उनको कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं था। आपको पता ही है कि मोहम्मद अली जिन्ना एक काफी इंपॉर्टेंट लीडर हो जाते हैं मुस्लिम लीग के। कांग्रेस काफी डोमिनेट होने लगती है बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द हिंदू महासभा, है ना। तो मुस्लिम्स को लगा कि यार हम इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन हिंदुओं के राज के अंदर आ जाएंगे, तो इन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो है खड़ी करनी शुरू की। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, पॉपुलेशन जब हमें इंडिपेंडेंस मिल भी गई तो हमारा जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर हम ही जो है रूल करें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाउएवर जो एमआर जायकर है हिंदू महासभा के, उन्होंने मना कर दिया इस डिमांड को पूरा करने से। ऑफ कोर्स इसी के वजह से इंडिया पाकिस्तान जो है पार्टीशन भी होता है, ठीक है। दैट इज द एंटायर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। राष्ट्रवाद की भावना से ब्रिटिशर्स से लड़ना काफी नहीं होता उसके लिए, है ना। जब हम राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीलिंग दैट वी बिलोंग टू वन नेशन, राइट। वो फीलिंग कैसे आई जब राष्ट्र ही नहीं बना था। तो राष्ट्र तो फिर गाइस ये आई फोकलोर के थ्रू, गानों के थ्रू, भारत माता जैसे इमेजेस के थ्रू, है ना, पॉपुलर प्रिंस के थ्रू। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, लेटर उसको अपनी नॉवेल आनंदमठ में भी डाला। ये सॉन्ग्स के थ्रू लोगों में एक फीलिंग आई कि हम जो है एक ही राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की ऐसी इमेज बनाई जो एस्थेटिक थी, जो प्योर थी, जो स्पिरिचुअल थी, जिससे लोग जो है कनेक्ट कर पा रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी काफी गाने लिखे, काफी फोक लिटरेचर लिखा, जिससे कि लोगों के मन में अपने देश के लिए प्रेम आए, एक कॉन्फिडेंस आए। मद्रास में नतेशा शास्त्री जी ने किताब लिखी 4 वॉल्यूम की, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिसमें साउथ इंडिया की सारी तरीके की फोक टेल्स की। फिर उन्होंने ये भी बोला कि दैट द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन द फोकलोर, कि फोकलोर में ही आपको राष्ट्रवाद की भावना मिल सकती है, लोगों की सच्चाई, असली थॉट मिल सकता है। फ्लैग्स के थ्रू भी हमने राष्ट्रवाद की भावना कोशिश की लोगों तक लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में 1904 में, तो ये वाला फ्लैग यूज किया, ग्रीन येलो रेड, 8 लोटसेस मतलब 8 प्रोविंसेस जो उस टाइम थे ब्रिटिशर्स के अंडर। क्रिसेंट, मून और सूरज मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधीयन फ्लैग है ये, ट्राई कलर फ्लैग। चरखा का मतलब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। फिर हमने हिस्ट्री को भी री इंटरप्रेट किया। अभी तक ब्रिटिशर्स ने हमको ये सिखाया था कि हम लोग जो है प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है, सुपरस्टिशियस है, हम में सारी बुराई है, हम ये मानने भी लगे थे। बट धीरे धीरे काफी नए इंडियन हिस्टोरियंस ने बोला कि ये बात सच नहीं है, हिस्टोरिकली हम काफी प्रोग्रेसिव थे। ब्रिटिशर्स के आने से हम लोग जो है अंधेरे में हमें धकेल दिया गया, बट उससे पहले हमारे पास आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, लैंग्वेजेस था, हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे। तो इससे जो है लोगों के अंदर एक proud feeling आई that we belong to India. So this is the entire chapter. Hopefully I have done it in at least 20-25 minutes, right? अब आपको पता ही है कि these are the entire timelines. PDF जो है of this entire session will be on the Telegram channel. लेकिन बात हुई थी हैंड रिटन नोट्स की, तो बच्चों हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग इट ऑन माई ओन टेलीग्राम चैनल सोशल स्टडीज बाय सुरभि, है ना। और आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो टू सेंड मी यू लिंक, सेंड द लिंक टू यू, राइट। द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। सो गाइज आई होप यू लाइक्ड द सेशन।
एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, नोट्स अच्छे लगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो. दिस इज़ योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट.